रजा मीर कहां है? जी हां, ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है नई शक्ल इख्तियार करने लगा है। पहले कहा जा रहा था कि रजा मीर ने खुद को मारा है, फिर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो कहा गया कि ये कत्ल है, और अब सवाल सामने आने लगा है कि रजा मीर कहां है। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल किसका है इसी व्लॉग में आपको बताऊंगा, और अगर वक्त मिला तो इस पर एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री मेन चैनल पर, थिंक के मेन चैनल पर ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो थिंक का मेन चैनल नहीं है, बल्कि वो है थिंक टुडे। थिंक के मेन चैनल पर हम तफसीली डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं जिसमें इंटरव्यूज़ वगैरह और गहरी रिसर्च शामिल होती है, जिसमें वक्त लगता है। लेकिन रोज़ाना व्लॉग करने के लिए हमने एक नया चैनल बनाया, थिंक टुडे, और इस पर आज वो बात करेंगे जो बहस आज शुरू हुई है कि रजा मीर कहाँ है, ये किसने शुरू की। ये बताने से पहले आपको बताता हूं कि ये बहस शुरू ही क्यों हुई। असल में नौजवान रजा मीर जब लापता हुआ तो गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई थी, फिर गुलिस्तान जौहर से एक लाश मिली और कुछ ही टाइम बाद ये कहा जाने लगा कि ये लाश रजा मीर की ही है। अब आते हैं कि ये किसने कहा और क्यों कहा। पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखें तो इसमें लिखा है कि मीर अब्बास और मीर हसन नामी अफराद ने ये कहा था कि ये लाश रजा मीर की है, और ये दोनों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रजा मीर के चचा हैं, यानी मीर हुसैन के भाई। अब सवाल ये उठता है कि इस लाश को रजा मीर क्यों बताया गया था। इसकी वजह सामने आई कि जो कपड़े रजा मीर को लापता होने से पहले आखिरी दफा पहने हुए देखा गया था, वही कपड़े इस लाश के भी थे। तो सिर्फ क्या कपड़ों की बुनियाद पर पहचाना गया था, क्योंकि चेहरा इतना फूला हुआ था कि पहचान के काबिल नहीं था, आंखें बाहर आई हुई थी। अब शुरू होती है नई बहस, जो कि आज से शुरू हुई है। लाश का चेहरा अगर पहचान के काबिल नहीं था तो उसके फिंगरप्रिंट्स ले लिए होते, मगर पहले पोस्टमार्टम में ऐसा नहीं किया गया। डीएनए टेस्ट किया गया होता, वो भी नहीं किया गया। महज इसी बुनियाद पर एमएलओ और पुलिस ने ये मान लिया कि लाश रजा मीर की है, क्योंकि खानदान वाले कह रहे हैं। हालांकि मिलने वाली लाश का चेहरा काबिल शिनाख्त था ही नहीं। अब आ जाइए, ये मामला आज किसने उठाया है। साबिक एसएसपी अहमद न्याज खोसा, उन्होंने अपनी तहरीर लिखी है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। साबिक एसएसपी न्याज अहमद खोसा अपनी तहरीर में लिखते हैं कि मीर रजा केस में बड़ी इंजीनियरिंग नजर आ रही है। जैसा कि मीर रजा की खबर कुशाई हो चुकी है और मकतूल के डीएनए के सैंपल्स लिए जा चुके हैं, मगर उन्हें पहले दिन से ये शक है कि मकतूल मीर रजा नहीं है। यानी कि जो लाश मिली है, एसएसपी ये शक जाहिर कर रहे हैं, साबिक एसएसपी, कि ये उसकी नहीं है, क्योंकि कत्ल करने वालों ने लाश के फिंगरप्रिंट्स खत्म कर दिए हैं और मकतूल का चेहरा तेजाब डालकर मस्त कर दिया गया है। वो ये लिखते हैं कि मेरी इस ज़िमन में सीनियर तफ्तीशी अफसरान से भी बातचीत हुई है और वो भी इसी तजब्जुब का शिकार हैं। वो ये भी लिखते हैं कि एक हफ्ते पहले सुरजानी टाउन में भी ऐसा वाकया हुआ जिसमें शौहर और बीवी ने प्लान करके एक बेगुनाह को कत्ल करके शौहर ने अपनी कार में अपना शिनाख्ती कार्ड रखकर ये ड्रामा करने की कोशिश की कि उसका शौहर कत्ल हो गया है। शौहर और बीवी ने लोगों से फ्रॉड करके करोड़ों रुपए हथिया लिए थे और कर्जदारों से बचने के लिए कत्ल का ड्रामा रचाया, जो बाद में पुलिस तफ्तीश में ड्रामा फेल हो गया। बाय द वे, ये जो बात एसएसपी अहमद न्याज खोसा अपनी तहरीर में लिख रहे हैं, इस पर थिंक क्राइम ने एक डिटेल में डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, वो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, ये जो सुरजानी वाले केस की बात है। आगे लिखते हैं साबिक एसएसपी अहमद न्याज खोसा कि मीर रजा केस की तफ्तीश एक अच्छे प्रोफेशनल ऑफिसर मिस्टर समीउल्लाह सोमरो साहब कर रहे हैं। उन्होंने सुरजानी टाउन वाले केस के हिसाब से मकतूल और वरासा का डीएनए भी करवा लिया है। अब डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। वो ये लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त वकील साहब जनाब मोहम्मद अहमद साहब, उनसे उनकी बात हुई है इस केस पर, और वो भी इस केस पर गहरी नज़र रखते हैं, और उनसे इस केस से मुतालिक जो बात हुई है उनका भी यही ख्याल है कि मीर रजा जिंदा है। ये क्लेम कर रहे हैं साबिक एसएसपी अहमद न्याज खोसा। इस केस में एक और अहम बात वो लिखते हैं कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने नाअहली दिखाते हुए गोली की एंट्री वाउंड का साइज बड़ा लिख दिया है और गोली की एग्जिट वाउंड का साइज छोटा लिख दिया है। असल में गोली का एंट्री वाउंड छोटा होता है और एग्जिट वाउंड बड़ा होता है, जो कि तफ्तीश में भी सामने आया। पोस्टमार्टम के मुताबिक अगर एंट्री और एग्जिट वाउंड का मवाजना किया जाए तो मकतूल को गोली पीछे से मारी गई और गोली का सिक्का आगे चेस्ट से निकला है। एसएसपी न्याज अहमद खोसा इस बारे में ये लिखते हैं कि मेरा ये ख्याल है कि या तो डॉक्टर की ये नाअहली है या डॉक्टर मैनेज हो गया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि गोली का पीछे से लगना कत्ल को साबित करता है। फिर आगे वो लिखते हैं
کہ یہ کیس کسی بھی اینگل سے خوشی کا کیس نہیں ہے۔ سابق SSP احمد نیاز کھوسا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عوام یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے عوام کو کہ خودکشی کے کیس میں انشورنس پالیسی کی رقم نہیں ملتی۔ یہ دعویٰ ہے سابق SSP احمد نیاز کھوسا کا۔ بہرحال اب ذرا اس کیس کو دوبارہ شروع سے دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات ایکچولی یہاں تک پہنچی کیسے جو احمد نیاز کھوسا بات کر رہے ہیں۔ 27 اور 28 جولائی کی درمیانی شب میر رضا رات 10:43 پر بہادرآباد چورنگی کے قریب اپنے آؤٹ لیٹ پر ایک CCTV میں دراز سے اسلحہ نکالتے ہوئے اور پھر گاڑی میں رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر رات 2:15 بجے 2:13 اور 2:16 تفتیشی ذرائع کے مطابق علی نامی شخص سے وہ 2 بار فون کال پر بات کرتے ہیں، اور پھر 2:16 کے بعد آخری کال دوست عبداللہ کی ہے۔ 3 منٹ سے زائد بات ہوئی، پھر تقریباً 4 بجے اور 4:10 پر وہ گھر سے اپنے PCHS میں جہاں وہ رہتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، کیونکہ ان کے والد پتہ یہ چلا ہے کہ گلستان جوہر میں رہتے تھے، وہ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں 10 منٹ میں واپس آتا ہوں، اپنی گاڑی، اسمارٹ واچ، گھر کی چابیاں اور 39,000 روپے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں۔ صبح 4:08 اور کسی جگہ پر 9 منٹ بھی لکھا ہے آن لائن ٹیکسی کرواتے ہیں، اور 4:08 پر گلستان جوہر سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر صبح 4:20 سے 22 کے درمیان 8 پیغامات تفتیشی ذرائع کے مطابق فون کال پر 8 پیغامات ان کو موصول ہوتے ہیں جن کا کوئی وہ جواب نہیں دیتے۔ تحقیقات کے مطابق میر رضا نے تقریباً 4:22 پر گلستان جوہر موڑ ہل ٹاپ کے قریب اپنا موبائل فون بند کر دیا۔ 4:28 پر وہ گلستان جوہر بلاک 2 میں ٹیکسی سے اترے۔ 4:28 کے بعد مزید فوٹیجز میں انہیں اکیلے گلستان جوہر کی سڑک پر چلتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایک فوٹیج میں وہ جیب سے ایک روشن چیز نکالتے ہیں اور سڑک پر پھینک دیتے ہیں ایک کنارے پر، جو ابتدائی جائزے کے مطابق موبائل فون معلوم ہوتی ہے۔ بعد میں ایک شہری نے اسی مقام سے فون ملنے کی اطلاع دی اور پولیس کو جگہ کی نشاندہی بھی کی۔ صبح 4:38 پر آخری جو فوٹیج ملی ہے اس میں میر رضا کو صبح 4:38 پر جائے وقوع سے کچھ فاصلے پر اکیلے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد کوئی کیمرہ نہیں ہے، اور یہ خود پولیس کے تحریری جواب میں مینشن ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ کوئی بھی فوٹیج ایسی نہیں ہے جس میں وہ آخری مقام تک پہنچتے دکھائی دیں، یعنی کہ جس جگہ سے لاش ملی ہے۔ اب یہاں سے میر رضا ہو جاتے ہیں غائب۔ جس جگہ پر میر رضا کو آخری بار دیکھا گیا تھا اس سے کچھ آگے مسجد خضر کے نیچے جھاڑیوں سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوتی ہے۔ پولیس میر رضا کی فیملی کو فون کرتی ہے، لاش گارڈنر کو ملتی ہے۔ پھر پولیس میر رضا کی فیملی کو فون کرتی ہے کہ ایک لاش ملی ہے، شناخت کر لیجئے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میر حسن اور میر عباس نام کے افراد جو کہ میر رضا کے چچا بتائے گئے ہیں لاش کی شناخت کرتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کہ ویفلکس برانڈ کے مالک میر رضا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ احتجاج شروع ہو گئے، تفتیش آگے بڑھی، پولیس یہ اعلان کرنے ہی جا رہی تھی کہ یہ ایک خوشی ہے کہ آخری لمحات میں رک جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جس پوسٹ مارٹم کی بنیاد پر یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں وہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی غلط ہے۔ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کی انچارج ڈاکٹر سمیہ 14 کوسچن ریز کر دیتی ہیں۔ کس کے خلاف؟ ڈاکٹر اسامہ کے خلاف۔ یہ کون تھے؟ جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا، اور وہ ڈاکٹر سمیہ کی ہی ٹیم کے ممبر ہیں۔ اب کہانی الجھنے لگتی ہے۔ اس کے ایک دن کے بعد وہ وہی 14 سوالات شاہ خانزادہ کے پروگرام میں بھی اٹھاتی ہیں، اور پھر معاملے کی ہائپ بننے لگتی ہے۔ اب ہر کوئی اپنے اینگل سے تفتیش شروع کر دیتا ہے۔ پولیس کے مطابق لاش ملنے سے ایک روز قبل میر رضا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند یا ڈیلیٹ کیے گئے۔ 29 جولائی کی صبح کچرا چننے والا شخص جائے وقوع پر آتے دیکھا گیا۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ اسی مقام پر ایک موٹر سائیکل 22 سیکنڈ تک کے لیے آ کر رکی تھی۔ میر رضا کے والد میر حسین اس بات پر مسلسل زور دیتے ہیں کہ یہ قتل ہے، گولی پیچھے سے ماری گئی۔ جو بات ہم 10 دن سے کہہ رہے ہیں کہ بچے کو تشدد کیا گیا ہے، وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں جس نے کیا اس کا بتاؤ۔ ڈاکٹر سمیہ کے اعتراضات کے بعد وہ کورٹ پہنچتے ہیں اور عدالت حکم دیتی ہے کہ قبر دوبارہ کھودی جائے، لیکن اسی رات ایک اور ٹوسٹ ہو جاتا ہے اور میڈیکل بورڈ رات میں بدل دیا جاتا ہے۔ حیدرآباد کے 3 ڈاکٹر اس ٹیم میں شامل کر دیے جاتے ہیں، جس پر میر رضا کے والد میر حسین قبر پر پہرا دیتے ہیں کہ وہ قبر نہیں کھودنے دیں گے۔
अगली सुबह सिंध हुकूमत दोबारा पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल कर देती है। अब कब्र खोद कर दोबारा को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम होता है तो वाकई पता चलता है कि गोली पीछे से मारी गई। यानी वो तमाम 14 क्वेश्चन जो डॉक्टर सुमैया ने रेस किए थे उनके जवाब मिल जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि पसलियाँ टूटी हुई हैं, सर की हड्डी टूटी हुई है और बाकी चीज़ें डिटेल में इस पर काफ़ी बात की गई है। लेकिन इस बार जो इम्पॉर्टेंट है, डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए जाते हैं। अगर कोई नमूने कल लिए गए और वो फोरेंसिक लैब नहीं पहुंच सके तो वो नमूने हैंड ओवर किए थे जो पिछले आईओ थे केस के शबीर लगारी साहब और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम को। ये उस बात का जवाब वो देंगे कि नमूने उन्होंने बर वक्त क्यों नहीं पहुंचाए, और अगर कहीं रखे हैं तो किसी टेम्परेचर कोल्ड जगह पे रखे हुए या उनको जाया होने के लिए रखा हुआ है। तो इसके लिए तो जी लोगों के करियर कल को दांव पे लग जाएंगे। ऐसी कोई अगर गलती कर रहे हैं या कोई ब्यूरोक्रेटिक डिले में कि जी इन्वेस्टिगेशन टीम चेंज हो गई तो हमने अपने पास रख ली है, प्लीज नोट। अब मीर रजा के वालिद इशारा करते हैं एक गेस्ट हाउस की तरफ, जहां से लाश मिली है उसके करीब में एक गेस्ट हाउस है। दरअसल वो गेस्ट हाउस जहां मीर रजा ने जो कैब बुक कराई थी उसकी आखिरी लोकेशन उसी गेस्ट हाउस के बाहर की है और उसी गेस्ट हाउस के सामने से दूसरी तरफ से रोड के दूसरी तरफ से उनको गुजरते हुए भी देखा गया था। अलबत्ता बाद में उसको मैं आपको आगे बताता हूँ। मीर रजा के वालिद दावा ये करते हैं पहले कि मीर रजा पर तशद्दुद उसी गेस्ट हाउस में किया गया और फिर कुछ ही अरसे में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल होने लगती हैं कुछ अननोन अकाउंट से, जिसमें गेस्ट हाउस को वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन से जोड़ दिया जाता है। बल्कि ये भी कहा जाने लगता है कि शर्जील मेमन के बेटे रावल मुल्क छोड़ गए हैं। अगले ही दिन शर्जील मेमन किरदार कशी करने वालों के खिलाफ NCCI से रुजू करते हैं और रावल के बयानात भी सामने आते हैं कि वो पाकिस्तान में ही हैं। इसी बहस के दौरान टीवी मीडिया के रिपोर्टर्स ये पता लगा लेते हैं कि ये गेस्ट हाउस किसी ताहिरा सुल्ताना के नाम पर है और वहाँ मौजूद लड़का गवाही देता है कि जब मीर रजा के वालिद यहाँ पहुँचे तो उसने डर के मारे खुद को अंदर बंद कर लिया था और जो लोग गेस्ट हाउस में मौजूद थे वो दीवारें कूदकर भाग गए थे। गेस्ट हाउस में देर रात को किस तरह के लोग होते हैं आप समझ सकते हैं। फिर मीर रजा के वालिद इशारा करते हैं कि अच्छा, इसमें जो एक और बात सामने आई है कि वहाँ पर कोई टेनेंट मौजूद था लियाकत अली नाम का, जो वो गेस्ट हाउस चला रहा था बहरहाल। और फिर उसके बाद उनका एक बयान चलता है शर्जील मेमन के बेटे रावल का कि ये गेस्ट हाउस उनके या उनके वालिद के नाम पर नहीं है। यहाँ तक बात हो जाती है क्लियर। अब मीर रजा के वालिद इशारा करते हैं कि उनके पास तशद्दुद की फुटेज भी आ गई है, कि वो कह रहा है कि जी मैं तशद्दुद होते हुए देख रहा हूँ और हलीम आदिल के शेख के साथ बैठा हुआ और यूँ कर रहा है कि मैं नहीं देख सकता ये फुटेज। तो नर्सरी पे मैंने ली है, ये 3 दिन पुरानी, जब वो तशद्दुद किया गया उसके ऊपर नर्सरी पे, तो मैंने खोली थी ना खोली है। मगर बात ये है कि ये मैं डायरेक्ट खुद लेकर आया हुआ थे। उस बंदे ने मुझे रोते हुए दिए कि आपके बच्चे को बहुत मारा है, बहुत मारा है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अभी किसी के पास नहीं है, ये फिर मेरे पास। फिर एक और किसी लड़की के साथ इंटरव्यू दे रहा है, उसमें बोल रहा है कि तशद्दुद की फुटेज है। ये बयानात सुनने के बाद मैंने सोशल मीडिया पर वो फुटेज ढूंढने की कोशिश की जिसमें मीर रजा पर तशद्दुद होता दिखाई दे रहा हो, लेकिन मुझे नहीं मिली। अगर वाकई ऐसी कोई वीडियो पुलिस तक पहुंच गई है तो फिर तो ये केस बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें यकीनन मीर रजा को मारने वाले दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पुलिस की कारकर्दगी पर एक बुनियादी सवाल ये खड़ा होता है कि उसने अब तक मीर रजा के खानदान से कातिलों के बारे में सवालात क्यों नहीं किए। इस केस में तफ्तीश शुरू ही से खोखली रही है। पहला सवाल, एक शख्स लापता हुआ। दूसरा, पुलिस ढूंढ नहीं सकी। तीसरा, एक शख्स की लाश मिली, पुलिस के पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं कि वो लाश किसकी है। पहले कहा जा रहा था कि मिलने वाली लाश ने खुदकुशी की है, फिर कहा जाने लगा कि पीछे से गोली लगी है, फिर कहा गया कि तशद्दुद भी हुआ है। अब मीर रजा के वालिद दावा करते हैं कि उनके पास तशद्दुद की वीडियो है, मगर जाने क्यों ये वीडियो अब तक पुलिस तक नहीं पहुंची या पहुंच चुकी है। जौहर से जो लाश मिली उसके जिस्म पर मीर रजा के कपड़े थे, लेकिन वो कपड़े अब तक लैब में हैं। उसकी जांच करके रिपोर्ट आना भी बाकी है। मीर रजा के वालिद की निशानदेही पर अभी तक एक भी मकाम पर छापा नहीं मारा गया, या शायद अब तक मीर रजा के वालिद से पूछा ही नहीं गया कि उन्हें शक किस पर है, या फिर मीर रजा के वालिद ने अब तक निशानदेही नहीं की कि कातिल कौन हो सकता है। वो तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि मीर रजा के पार्टनर गायब हैं।
اس کیس کی تفتیش کے لیے آج سینئر پولیس افسران کا پہلا اجلاس ہوا تھا جسے ڈی آئی جی عامر فاروق چیئر کر رہے تھے۔ تفتیش کا دائرہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور پوچھ گچھ یا تفتیش سب سے پہلے سب سے قریبی لوگوں سے ہوتی ہے، جیسے کہ فیملی، جیسے کہ دوست، پارٹنرز، محلے والے۔ یقیناً پولیس کی تفتیش اس پیٹرن پر جیسے جیسے آگے بڑھے گی، کیس کی ایک ایک پرت کھلتی جائے گی۔